अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लॉजिक्स वाला। आज हमारा बहुत ही लॉजिकल टॉपिक, जिसको इतना आसान बना दूंगा लेक्चर के बाद, इंशाल्लाह आपको इसमें अगर मसला आया भी तो फुल मोटिवेशन के साथ आप उस मसले को हल करेंगे। टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स ने एक लॉ दिया था, एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे दिया था। डिफरेंट प्रोविंशियल पॉइंट्स भी हम साथ डिस्कस कर रहे होंगे इसमें। सबसे पहले एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कूलम्स ने यहाँ पे टॉर्शन बैलेंस apparatus यूज किया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में आ सकता है और ये आपके जो अदर प्रोविंशियल बुक्स हैं उनमें भी मेंशन है। इंशाल्लाह आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें वो हर पॉइंट जो पीटीपी में नहीं है, डिफरेंट प्रोविंशियल बुक्स में है, वो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है सिंपल कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। एंड सेकेंड लफ्ज ये इंपॉर्टेंट है, पहला लफ्ज ये पॉइंट चार्जेस टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा, लेकिन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत माजरत आपका यहां पे इतना टाइम लगाया। अब बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं। पॉइंट चार्जेस याद हो आपको, तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि दो लाइक चार्ज बॉडीज हो ना तो वो अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, लेकिन लाइक पॉइंट चार्जेस हो ना तो वो हमेशा रिपेल करेंगे। ये मैंने आपको सुगत बोला था। तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट चार्जेस इनका जो उनका डिस्टेंस है वो आपस में बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो चार्जेस लेता हूं तो इनके दरमियान डिस्टेंस मिनिमम अगर आप करते जाओ, कम से कम करते जाओ, उतना करते जाओ जहां तक कूलम्स लॉ वैलिड है, तो वो डिस्टेंस हमने रिकॉर्ड किया 10⁻⁻15 मीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल है। मतलब जब इससे और कम करोगे डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हो, तो अब हमारे पास क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट कर जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई हियर इज मेंशन्ड पॉइंट चार्जेस। इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, क्वांटम इफेक्ट डोमिनेट कर जाए। ओके, यहां तक हमें क्लैरिटी आ गई। इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं मैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ खत्म करके आता हूं मैं के, और ये अगर दो चार्जेस में लेता हूं Q1 Q2, इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, ओवर आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। के क्या है? के है हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है? सबसे पहले इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूले पे आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये तब है विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम। और यही फॉर्मूला, मतलब कूलम्स कांस्टेंट का असल फॉर्मूला ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अच्छा, डिनोमिनेटर में कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाए ना तो आंसर कम आता है। तो मतलब ये वाला जो आंसर आया है ये कम है इसके। तो अगर यहां पर वैल्यू न्यूमिनेटर में कम हो जाए तो फोर्स कम आएगी पहले की निस्बत। अच्छा, ई आर क्या है? ई आर क्या है इसको समझो। ये मेरे पास है रिलेटिव परमिटिविटी।
सबसे बड़ी गलती जो आप यहां पे कर लोगे ना, वो ये करोगे, मैं आपको कहता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ, मैं आपको ये कहता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहां पर आप फौरन बोलोगे ईआर। सबसे बड़ी गलती ये कर दिया आपने। देखो, इस रिलेटिव परमिटिविटी के लफ्ज में मतलब छुपा है रिलेटिव लफ्ज का। परमिटिविटी, ये रिलेशन याद रखो, परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिशन के। जितनी किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है ना, मतलब के वो फोर्स दूसरे चार्ज पे लगने की परमिशन कम देगा, मतलब उसकी फोर्स और ज्यादा कम कर देगा। और ये डिनोमिनेटर से भी वाज़ेह है, जितना मैं इसको ज्यादा करूंगा मेरे पास ये कम हो जाएगा, तो भी जितना न्यूमिनेटर कम होगा उतनी मेरे पास फोर्स कम हो जाएगी। अच्छा, अब आओ कि जो हमारे पास इसका मतलब क्या है, ये बताता सिर्फ और सिर्फ ये है टाइम्स, कि कितने गुना बड़ी है मीडियम के, कितने गुना इंक्रीज आएगा परमिटिविटी में। असल में परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो फॉर्मूला है वो ये है, ई नोट वैसे और ई आर। अगर मैं कहता हूं ग्लास की, फॉर एग्जांपल मैं अपने से एज्यूम कर रहा हूं, साइड बॉक्स में आपके वहां पे मेंशन होगा 4 है, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं। अब अगर मैं जब यहां पे 4 डाला हूं ना, तो मैं, अच्छा ई नोट की वैल्यू क्या थी, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब यहां पर मैं बोलूंगा कि मीडियम की परमिटिविटी ना 4 गुना ज्यादा हो गई है। ये मीडियम की परमिटिविटी नहीं है, अभी नया आंसर आएगा, वो मीडियम की परमिटिविटी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ ये बताता है कि फोर्स कितने गुना कम होनी है, सिंपल चीज, ठीक है। तो यहां से आपको क्लैरिटी आ गई, 1 से कम नहीं हो सकती, मिनिमम लिमिट हमारे पास 1 है, उसके ऊपर जाते रहोगे आ जाएगी। एयर और वैक्यूम की ऑलमोस्ट इक्वल है। ये सारी बेसिक चीजें तो आप कर लोगे ना, जो ये तो 99% बच्चों के एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं, तो वो चीजें आप कर लोगे। अब बात यहां पर आती है, जो कूलम्स कांस्टेंट है, ये चीज ये डिपेंड किस पे करती है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये एमसीक्यूज है। अच्छा, कूलम्स कांस्टेंट जो है ना, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे, और अभी मैंने बताया जैसे मैंने मीडियम डाला डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो मतलब डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, नेचर ऑफ मीडियम। और अगर मैं ई आर कोई इस तरह के मटेरियल लाता हूं जिसकी ई आर और ज्यादा है, तो ये और कम हो जाएगा। मतलब नेचर मीडियम की चेंज कर दोगे तो ई आर चेंज होगा, तो ऑब्वियसली पूरा फैक्टर मेरे पास चेंज होगा ई मीडियम वाला। इस फॉर्मूले को अगर मैंने इस तरह लिखना हो ना, सिंपल सी चीज है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब मीडियम है ना, मीडियम भी है, तो आप F डैश कर लो कि फोर्स न्यू आएगी। अब तो ये वाली जो चीज है, ये वाली तो हमारे पास फोर्स के इक्वल है, जो पहले वाली फोर्स उसी के इक्वल है, डिनोमिनेटर में ये बच गया यहां पे। अब यहां से ये क्या बता रहा है, अगर 4 है पर रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की, तो फोर्स अब 4 गुना कम होगी जो न्यू फोर्स आएगी, मतलब जो न्यू फोर्स आएगी वो असल फोर्स के 4 गुना कम है। तो ये टाइम्स कितने गुना रिलेटिव परमिटिविटी, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, ठीक है, और डिपेंड करता है SI यूनिट्स बीइंग यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये तो समझ आ गई ना, ये चीज समझो। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है, इसमें इसके यूनिट्स में कूलम्स आता है ना, जब हमने इस वैल्यू का यूनिट लिखा था, इस वैल्यू का इसमें कूलम्स आता है, इसका जो यूनिट वो कूलम है। अब अगर मैं वो कूलम की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ले लूं चार्ज का, ये भी मैंने सीजीएस यूनिट है जो चार्ज का, पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया है कि ये भी एक यूनिट है चार्ज का, तो मेरे पास वैल्यू कुछ और आएगी। जब वैल्यू कुछ और आएगी, ई नोट की वैल्यू कुछ और निकलेगी, तो डिनोमिनेटर में जब कोई और वैल्यू आ गई, तो क्या कूलम्स कांस्टेंट की वो वैल्यू रहेगी? अब बिल्कुल भी नहीं। दैट्स व्हाई ये इस पर भी डिपेंड करता है। अब ये आपको बहुत से लोग स्किप करवा देते हैं चीज एक्सप्लेन करना, बट आप लॉजिक्स वाला में है तो इट इज इम्पॉसिबल हम ये चीज स्किप करवा दें। अच्छा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई।
अब कूलम्स फोर्स, जो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, देखो ना, हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया, लाइक पॉइंट चार्जेस और अनलाइक पॉइंट चार्जेस। इसमें एक और एमसीक्यूज, टाइप ऑफ एमसीक्यूज है जो हम अभी कवर करेंगे। सारे टाइप ऑफ एमसीक्यूज इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे आपके। लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ऑलवेज अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस। ये क्लियर हो गया। देखो मेरे पास कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में ना ये आ रहा है। अच्छा देखो, अगर मेरे पास ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, अब इसके साथ मैं Q1 के साथ पॉजिटिव डालता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं Q2 के साथ, ये कि नेगेटिव है तो नेगेटिव डालता हूं। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं आंसर नेगेटिव आता है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चार्ज नेगेटिव लेता हूं, चलो मैं नेगेटिव इधर डाल देता हूं और पॉजिटिव ये ले लेता हूं, भाई अभी तो नेगेटिव ही आंसर आना है ना। तो हमेशा याद रखो, अगर Q1 Q2 के प्रोडक्ट का आंसर, ये भी एमसीक्यूज है, टाइप ऑफ एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव में आए तो वो हमेशा अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ये आपके टाइप ऑफ एमसीक्यू है, ये भी कवर हो जाएगा यहां से, और ये मैंने प्रूव कर दिया अभी आपको प्रैक्टिकली। अच्छा अब अगर प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव में आए, अच्छा वो कैसे आ सकता है, दो कंडीशंस हो सकती हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो तो Q1 की जगह भी पॉजिटिव डालो और Q2 की जगह भी पॉजिटिव डालो, आंसर आपके पास प्रोडक्ट का पॉजिटिव में आ जाएगा। करेक्ट हो गया। अब तो ये पॉजिटिव में आ गया। अच्छा अब अगर नेगेटिव लो तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव में आता है। तो जब प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इट इंप्लाइज ऑलवेज रिपल्शन। ये भी रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे। यहां से ये क्लियर हो गया। अच्छा अब इसको मैं वर्ड्स में चेंज करूं, यहां पे मैं कह सकता हूं अनलाइक चार्जेस है, मतलब ये अगर प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव में है, और यहां पर ऑब्वियसली लाइक चार्जेस। ये चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म, एक सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो, मैं आपको कहता हूं आपके पास 2 कूलम्स का चार्ज है और एक 100 कूलम्स का चार्ज है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पड़े हैं ये। मुझे बताओ 2 कूलम का चार्ज होकर बहुत कम वैल्यू है 100 कूलम के बराबर, ये ज्यादा फोर्स 100 कूलम पे लगाएगा या 100 कूलम का चार्ज 2 कूलम पे ज्यादा लगाएगा? जनरल अगर आप सुपरफिशियल हो के बाकी लोगों की तरह सोच के करो ना आंसर, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये आंसर आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या कूलम्स लॉ में जो चार्ज 2 डाले हुए हैं Q1 Q2, क्या मैंने एक ही चार्ज लिखा हुआ है? नहीं, 2 लिखे हैं। मतलब के दोनों का प्रोडक्ट लोगे, डिस्टेंस के साथ उसके स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे, कोई ना ये सारी कैलकुलेशन करके एक फोर्स निकलेगी हमारे पास। वो जो फोर्स निकलेगी ना, वही इस पे लग रही है, वही इस पे लग रही है। ये चीज समझने वाली है। लेकिन 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 फोर्स उन पे लग रही है, ये चीज समझो अब जरा। फोर्स दोनों पे सेम है, मतलब F1 अगर 4 न्यूटन है तो F2 4 न्यूटन है लेकिन माइनस में, तो 1:-1 मेरे पास आंसर आएगा इन वेक्टर्स फॉर्म। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो 1:1 आ जाएगा। अगर ऑप्शंस में आपके पास ये वाला ऑप्शन है और वो जनरल पूछ रहा है रेशो ऑफ फोर्सेस, यू विल करेक्ट दिस वन। ये वाला भी एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी समझना, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिर्फ ये बताओ, आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ना है अभी ये वाला रिलेशन, जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैस के अब फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, लेकिन जिसका मैस ज्यादा है ना वो एक्सेलरेट कम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 100 कूलम वाला है ना, उसकी एक्सेलरेशन कम है किसकी निस्बत? 2 कूलम के चार्ज से। ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट भी मैं यहां पे आपको क्लियर करवाना चाह रहा था। चीजें खुलती जाएंगी इंशाल्लाह, हम इन सब चीजों को डिस्कस करते जा रहे होंगे। कुछ चीजें होंगी ये वाली जैसे चीज थी अभी ई नोट्स पे नहीं थी, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद मैं ई नोट्स पे लिख दूं। बाकी अगर आपको लगता है कि अगर मैं नहीं लिख पाया, जो कि मैं अभी लिखूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी जाएगा, हो सकता है देयर इज अ चांस अगर मेरे जेन से निकल जाए। अच्छा तो अब यहां पर एक चीज तो करो ना याद, अब
म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल फोर्स का असल में मतलब ये था, ये चीज आप हमेशा निग्लेक्ट करते हो। ये कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फोर्स का असल। म्यूचुअल, एक ही डिसाइड करेंगे फोर्स, दोनों एक दूसरे पे वही लगाएंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर 2 कूलम इस पे फोर्स लगा रहा है ना, तो उतनी ही फोर्स ये उस पे लगाएगा। अच्छा, अब ना बड़ा एक क्रिस्प सा क्वेश्चन उठता है, और ये अभी भी डिबेटेड क्वेश्चन है, जरा मैं एडवांस फिजिक्स की बात कर रहा हूं। क्या एक्शन पहले होता है कि रिएक्शन? बताओ। अब आप बोलोगे एक्शन होता है, जो आपकी बुक्स पे चीजें लिखी हैं उनके अकॉर्डिंग तो आप यही कह दोगे कि एक्शन होता है। हालांकि एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ये दोनों एट द सेम इंस्टेंट होते हैं, कोई हम नहीं कह सकते कि इनमें से कोई चीज पहले हो रही है। तो अगर मैं सब कुछ समराइज्ड करके आऊं, न्यूटन थर्ड लॉ भी समझ आ गई। मतलब अगर मैं यही एग्जांपल लूं चार्जेस की, तो F1 इक्वल तो है F2 के बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का रेफरेंस बनाता हूं, पॉजिटिव एक्सिस ये लेता हूं, तो जो मेरे पास फोर्स का वेक्टर इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है जो कि F1 है, तो मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूं। F2 लेकिन इधर पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव नेगेटिव इसके साथ लगा देता हूं। न्यूटन थर्ड लॉ मेरे पास प्रूफ हो गया। अच्छा, अब अगर मैंने इस लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, अच्छा ये जो मैं सिंपल लिख रहा हूं ना, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है ना, ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है अभी। अच्छा, अब मैं वेक्टर फॉर्म बनाता हूं भाई, वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। वेक्टर फॉर्म मतलब इस पे एरो लगाओ, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, ये यूनिट वेक्टर। अच्छा, मुझे सिर्फ सिंपल बताओ, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल स्टेप्स में चलेंगे। एक वेक्टर है, सपोज करो R डैश, उसका मैग्नीट्यूड ये है और उसकी डायरेक्शन ये है, ऐसी है। मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं जब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं ये वेक्टर ओवर R इसको नीचे ले जाऊंगा। ये मैग्नीट्यूड है मेरे पास, ये आपको पता है सबको, ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि वेक्टर, ये वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। इस वाली इक्वेशन को ना यहां पे डालो। मतलब अगर वो आपको ऑप्शन में दे देता है, 3 ऑप्शन दे देता है कि भाई कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या क्या है, तो अब आप टिक लगा दोगे सिर्फ इस पे? भाई नहीं, सॉल्व सारी ऑप्शंस रीड करो आराम से, तहम्मुल से। ऑप्शन सारी रीड करते हैं हमेशा, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये मेरे पास क्या? यूनिट वेक्टर। अब आओ पॉइंट पे, डालो इसकी वैल्यू भाई, ये वैल्यू डालो इसकी। R यूनिट वेक्टर आ गया, ये डालो वैल्यू। अच्छा, नीचे तो पहली मैग्नीट्यूड था, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड का हिस्सा है तो ये मैग्नीट्यूड ही होगा भाई, क्या हो गया। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो ना, कैसे करोगे? के Q1 Q2, ये R क्यूब हो जाएगा क्योंकि सेम बेस हो, पावर्स प्लस हो जाती हैं। और ये मेरे पास वेक्टर वैसे ही आ गया। ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, मैं ना इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। असल में इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स बोलना बहुत एक स्टूपिड सा स्टेटमेंट है। मतलब इससे आप असल कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच सकते। बोलना ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि वो जो फील्ड है ना, सपोज करो ये पूरी एक मैं फील्ड बनाता हूं, ये ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। मैं चार्ज को फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे सोर्स चार्ज पड़ा है। अच्छा, इस मैंने टेस्ट चार्ज को दूर लेके जाना है, मुझे वर्क करना पड़ेगा, मैं इसको यहां तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। मुझे जान लगानी पड़ेगी, गलत, जान नहीं लगानी पड़ेगी। सपोज करो मैं नेगेटिव लेता हूं, ऐसा नेगेटिव भी ले सकते हैं लेकिन कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव ले रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्शन चाहता है, लेकिन मैं इसको लेकर जा रहा हूं बी पॉइंट पे, तो मुझे जान लगानी पड़ेगी ना, लगानी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए ना 100 जूल्स वर्क किया। अच्छा, मैं कहता हूं भाई नहीं, मैं ना थोड़ा सा और तय करता हूं फैसला। पहले मैं उधर जाता हूं, उधर आता हूं, ऐसे करके ऐसे जाता हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार रास्ता बड़ा हो गया है, रास्ता बड़ा हो गया है तो भाई वर्क ज्यादा हो गया है। भाई मेरी बात सुनो, आप जब यहां पे गए, आप उससे दूर, इससे दूर जा रहे थे ना,
तो आपको जान लगानी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही आप वापस मुड़े ना, थोड़ी सी वो जो आपका वर्थ है ना वो रिलीज हो गया, क्योंकि अब वो तो अट्रैक्शन हो रही है, थोड़ी सी कंपनसेशन हुई, फिर दोबारा उधर गए, फिर आप दूर गए, और जितना इससे दूर जा रहे होंगे, यहां तक ऐसे सीधा 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 जाते तो डिस्टेंस कम था, ये और दूर जा रहे हो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स कम लग गई, वर्क कम करना पड़ेगा, जान कम लगानी पड़ेगी। तो कंपेंसेशन करते करते जब बी पर पहुंचेगा ना तो वर्क कितना ही हुआ होगा। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, अब फील्ड कंजर्वेटिव है, अब फोर्स उस पर इलेक्ट्रिक लग रही है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। असल में फील्ड होती है कंजर्वेटिव, क्योंकि आप जो क्योंकि देखो करना आपने बेशक उस फोर्स के अगेंस्ट है, फोर्स लग रही है, ठीक है ना, फोर्स लग रही है, लेकिन वो फील्ड असल में वो जो चीज है फील्ड इंपॉर्टेंट है। फील्ड बेशक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट एक स्पेसिफाइड एरिया है, तो उसी के बेस पर हम फिर इस लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे, बट इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम समराइज करें इन सब चीजों को जो हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक फोर्स यहां से पहले कर लें, कंजर्वेटिव हो सकती है, और ये मैंने आपको प्रूव किया है कैसे हो सकती है। रिपल्सिव हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, इसके साथ साथ म्यूचुअल। अच्छा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ग्रेविटी की जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो सकती है? नहीं, वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इसका मैंने अलग लेक्चर बनाया है, सारे डिफरेंस तोड़कर आपके सामने रख दूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। इस पे टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, अब मैं जो बोल रहा हूं ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, तो भाई याद रखो स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चार्ज आपके पास स्टैटिक है ना, तब जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। बट अगर मेरे पास एक जो चार्ज है वो डायनामिक है मतलब नॉन स्टैटिक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो नॉन कंजर्वेटिव है। भाई बाकियों की तरह मैं यहां पे चुप कर सकता हूं, आपको आगे गुजार सकता हूं, बट मैं आपको इसकी रीजन समझाना चाहता हूं। सपोज करो ए से बी तक ही जाना है, फील्ड बनती है, चार्ज किसकी फील्ड है? ऑब्वियसली चार्ज की फील्ड है, ये वाला चार्ज सोर्स चार्ज। अब मैं एक टेस्ट चार्ज बनाता हूं, ये मैं इसको ए से बी तक लेके जाता हूं ऐसे। अब लेकिन अब ये मूव करता है, मैं बेशक ऐसा पाथ ले लूं, लेकिन ये मूव भी कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये चार्ज इधर आया होगा, डिस्टेंस तो कम है, तो हमें और वर्क करना पड़ेगा, तो अब इस रूट में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ये यहां पे चीज आती है असल में कि वो क्यों कह रहा है कि डायनामिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्रैक कर लिया। अच्छा, अब यहां पर ना बड़े बेसिक से सवाल डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा सा ट्रिक करूंगा, लेकिन वो चीज सिंपल है। यूएचएस ने 2024 में भी ब्लंडर मारा, वो भी आपके सामने सब कुछ रख दूंगा। अच्छा, मैं आपको कहता हूं कि पहले प्रोडक्ट की गेम करते हैं। F इज इक्वल टू K1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, मीडियम वाले क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कूलम लॉ के आज क्लियर कर दूंगा। मैं आपको कहता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज डबल्ड। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं बोथ ऑफ द चार्जेस आर डबल। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये जरा थोड़ी सी अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप समझ जाओगे। वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लो और उसको डबल करो, मतलब Q1 Q2 को डबल करो। अच्छा, इसमें हम सारे दोनों केस में हम डिस्टेंस सेम रख रहे हैं, दो चीजें हम साथ में वेरी कर सकते हैं और आंसर चेंज आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है,
2Q1 Q2, इसमें हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगी ना वो आएगी इस तरह। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ये। चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब मैं कहता हूं बोथ ऑफ द चार्जेस आर डबल, तो भाई सिंपल सी चीज है, Q1 Q2, Q1 को भी डबल करो, 2Q2 कर दो इसको, डिस्टेंस सेम है मेरे पास। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 4 को सेपरेट लिखो, बाकी सारी न्यू फोर्स की जो इक्वेशन थी उसको साथ लिख दो वैसी। अब ये मेरे पास सारा किसके इक्वल है? ये सारा मेरे पास एक्चुअल न्यू वाली फोर्स के इक्वल है, तो मेरे पास जो न्यू फोर्स आ गई वो आ गई 4 गुना F। अब वो इसकी रेशो कह देता है, मतलब अगर ये आप इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है, इसकी रेशो ले लोगे अगर आप, ये कटा तो 2:1। तो अब यहां से रेशो वाले क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो गए। अच्छा, अगर वो सपोज करो डिस्टेंस साथ चेंज करने को बोलता, तो डिस्टेंस साथ चेंज करने को बोलता, सपोज करो इसमें बोलता कि डिस्टेंस डबल करो, दोनों में डिस्टेंस डबल करो कहता। जब आप इस r के साथ 2 लगाओगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4r² आ जाएगा। अब वो नीचे जो 4 है ना वो इससे कट जाएगा, तो आंसर रिमेन सेम आ जाएगा। ये वाली एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इसी तरह यहां पर आओ, अगर वो कहता है कि जो डिस्टेंस है डबल कर दो सिंपल, तो 4r² आ जाएगा, तो अब ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, अब क्या होगा, ये मेरे पास F/2 हो जाएगा। MCQs आप अपने से कंडीशंस चेंज करके बना सकते हो, ये सब कुछ आपको यहां से क्लैरिटी आ गई। अच्छा, अब मैं ना प्रोडक्ट का क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैं कहता हूं बोथ ऑफ द चार्जेस आर इंक्रीज बाय डबल। बाय डबल मतलब, बाय डबल का मतलब पता क्या होता है? एक होता है 2 डबल्ड, एक होता है बाय डबल। 2 डबल में अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर लूं, चलो प्रोडक्ट की बात कर लूं, तो वो सिंपल था 2Q1 Q2। अच्छा, पहला प्रोडक्ट था Q1 Q2, न्यू वाला आ गया 2Q1 Q2। 2 डबल का मतलब ये होता है कि मतलब 2 का मतलब न्यू वाला प्रोडक्ट बताओ। अब 2 डबल्ड मतलब ये वाली न्यू स्टेट है हमारे पास। बाय डबल्ड वो कहता है जो एक्चुअल थी ना Q1 Q2 उसमें डबल ऐड करो, इंक्रीज्ड बाय डबल। कितना हो गया? 3Q1 Q2। अब जब यहां पे इस वैल्यू को डालोगे ना आंसर चेंज आ जाएगा। तो यहां पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सब कुछ ई बुक में लिखा हुआ है, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, अब अगर हम बात करें ग्राफ्स की, कुछ ग्राफ्स की बात करना चाहता हूं मैं। देखो, ग्राफ्स आपके डिटेल में मोशन एंड फोर्स में क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ग्राफ की बेसिक्स आपको लेके चल रहा हूँ, आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएं। F इज इक्वल टू K1 Q2 r²। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, ऐसे ही है। इसका ग्राफ बनाओ। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ये मेरे पास आएगा, अगर मैं ये ले लूं F और x एक्सिस में ले लूं Q1 Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो हमारे पास कर्व बनती है ना वो ये बनती है, स्लोप की बनती है, ठीक है। ये आपको चीज क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ Q1 के साथ नहीं बना सकते भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के साथ, प्रोडक्ट के साथ है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब ये मेरे पास एक है, अब इसके मैं 2 ग्राफ बना सकता हूं। एक ग्राफ में ये बना सकता हूं, F ये ले लूं और r², और F ये ले लूं 1/r²। देखो, इस वाली चीज का मतलब ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कंसिडर करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F पूरी वाली साइड को, पूरी वाली लेफ्ट क्वांटिटी उठाओ और पूरी वाली क्वांटिटी ये वाली उठाओ, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसिडर करो। मतलब 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कूलम्स फोर्स, बट r² के साथ इनवर्सली है। इनवर्सली का ग्राफ मेरे पास इस तरह आएगा जो कि हाइपरबोला है। अब बहुत से बच्चे इसको ना पैराबोला बोलेंगे।
हाइपरबोला और पैराबोला में फर्क है। ये डिटेल आपकी मोशन एंड फोर्स में वादा करता हूं लॉजिकली क्लियर करवाऊंगा। अभी के लिए भाई की बात वैसी मान लो, ये हाइपरबोला है, पैराबोला नहीं है। और एफ और 1/r², इसके दरमियान जो स्लोप बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब ई बुक में मैंने ना कुछ ग्राफ डाले हैं, कॉन्फ्लिक्टेड ग्राफ्स हैं। बच्चे मतलब बच्चों को मसला आ रहा होता है, तो अब हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि एफ और r² के दरमियान ग्राफ, एफ और आर के दरमियान। देखो, इसकी मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ना आपकी ई बुक में इनप्रिंट की हुई है, जो कि मैं यहां पर भी ऐड कर दूंगा बीच में, मतलब इसके ऊपर आगे वो लगा दूंगा, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास एक ग्राफ आता है इसका 1/r² के साथ और f का 1/r के साथ, तो ये इंशाल्लाह सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अच्छा एक चीज जो मैं बताना भूल गया था वो ये था कि जो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है या फिर परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, इनके यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, वैल्यूज क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बात करें के की, यहां पर साथ में अगर हम लिख लें वैल्यूज, साथ ही उसके यूनिट्स, साथ ही उसके डायमेंशंस। वैल्यूज हमारे पास के की सिंपल याद रखो पॉजिटिव में है। अच्छा, कूलम्स कांस्टेंट जो है ना ये ग्रेटर है देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी याद रखो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नेगेटिव में पावर है, इसकी तो पॉजिटिव में है। 10 की पावर 9 है, मतलब 9 जीरो लगाने हैं 9 के आगे। यूनिट्स आपके पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नहीं ले रहा, मैं अभी सीजीएस यूनिट बिल्कुल भी नहीं ले रहा, तभी मैंने यहाँ पे कूलम्स डाला है। डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस मेरे पास आ जाएंगी इसकी ML3। डायमेंशंस आप यूनिट से इजीली निकाल सकते हो, ये आपका टास्क है, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपके यूएचएस 2023 में भी क्वेश्चन आया, जनरल गैस कांस्टेंट उसकी डायमेंशंस निकालने का। डायमेंशंस सिर्फ फॉर्मूले से यूनिट्स की बेस पे निकाली जाती हैं। बात करें, अच्छा अब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है यहां से 8 पॉइंट, इसकी परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम की 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसके यूनिट्स जो है ना, इसके यूनिट्स हमारे पास हैं इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट कर दो, इसका ऑपोजिट करो। कूलम्स को पहले पॉजिटिव में लिख लो, इन बाकियों को नेगेटिव में लिख लो। डायमेंशंस भी ऑपोजिट कर दो, डायमेंशंस भी सारी ऑपोजिट कर दो। M-1 L-3 T4 A2, ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस बेसिक्स, आपकी बेसिक्स सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट प्राइमरी गोल, तब हम एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मैंने आपको ऊपर बताया था मिस्टेक यू कैन डू कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो E0 ER उसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपकी ई बुक में हाईलाइट किया था कि कूलम्स कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ स्पीड लाइट लिखो। बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, सबसे पहली चीज अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करना है। क्वेश्चन मुश्किल है ना, आपने अगर तगड़े वाला ग्राइंड किया हुआ ना एमडी कैट के पीरियड में, तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर कोई चीज मुश्किल है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है। इन नर्व्स को ना कंट्रोल में कर लिया, और कैसे कंट्रोल में करोगे, इस जात पे यकीन करके कि यही क्रिएटर है, यही रेगुलेटर है। जब ये चीज माइंड में फिक्स हो गई ना, तो उस वक्त ये अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे कि जो चीज मुश्किल है ना, मैंने ग्राइंड तगड़े वाला किया हुआ है, चीज मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। यहां पर नर्व्स पे कंट्रोल करना है आपने। कोई चीज मुश्किल हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, आपके लिए नहीं है सिर्फ। अब मैं क्वेश्चन यहां पे करता हूं आपसे कि विच ऑफ द, अब चिल्ल होके करोगे आप सॉल्व क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is correct relation
4 के कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अल्फा हमारे पास आ गया। ऑप्शंस डिफरेंट मिल जाएंगे आपको। 10⁻⁻7 3, 10⁻⁻8 सी का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, 10⁻⁻7 सी स्क्वायर, और डेल्टा नॉट पॉसिबल। देखो अगर मैं स्ट्रेस फ्री होऊंगा ना, मैं इसका हल निकाल लूंगा भाई, किस तरह सॉल्व करना है। सिंपल सा चीज देखो, स्पीड ऑफ लाइट की आप सबको वैल्यू पता है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्या करो, c की वैल्यू हर फॉर्मूले में डाल दो। सबसे पहले लेस कॉम्प्लेक्स से शुरू होते हैं। लेस कॉम्प्लेक्स पावर, 3 ज्यादा कॉम्प्लेक्स पावर है तो आपको 3 बार कर, तीन का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 3 का भी और 10⁸ का भी। सबसे पहले लेस कॉम्प्लेक्स, यहां से शुरू हो जाओ, और जब आप यहां से शुरू हो गए ना, यही आंसर करेक्ट आ जाएगा। कैसे पता लगा भाई, उसने किसका पूछा है, के का, तो इसका आंसर 9 × 10⁹ आना चाहिए। जिसमें 9 × 10⁹ आंसर आ गया, वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह चीज क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब यहां पर ना एक और टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो आपको मिल सकते हैं कूलम्स लॉ में, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेक्चर लेंथी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली। अच्छा, अच्छा जी, देखो वो कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, फोकस हो जाओ दोबारा, फोकस मैन अपना दोबारा ले आओ। वो एक बार पॉज करके लेक्चर, थोड़ी सी वॉक करके आके दोबारा स्पिरिट के साथ ज्वाइन कर लो बेशक, बट बी फोकस्ड। वो कहता है कि आप एक चार्ज पकड़ो क्यू, इसको मैं मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकता हूं। मुख्तलिफ फ्रैक्शंस ऐसे, पहली फ्रैक्शन में इसका पेयर बनाता हूं, परफेक्टली हाफ करता हूं, Q/2 दूसरा पेयर बनाता हूं। सपोज करो मैं ये चार्ज है, ये चार्ज को मैं थोड़ा स्केल में देखता हूं, ये सारा चार्ज है मेरे पास। पहला कंडीशन थी कि मैं इसको बिल्कुल आधा कर दूं, तो ये वाला पोर्शन मेरे पास हो गया Q/2 और ये वाला पोर्शन मेरे पास हो गया Q/2। अब इसी को चार्ज समझो, मैं इसको 3 हिस्सों में करता हूं, अब उसी को लिखने लगा हूं। एक हिस्सा मेरे पास, हर एक हिस्सा मेरे पास कितना आ गया, Q/3 Q/3 Q/3। लेकिन मैंने दो पेयर में, पेयर होता है सिर्फ 2, तो मतलब एक में ये पेयर सेलेक्ट कर लेता हूं और बाकी में ये सारा पेयर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो क्या आएगा Q/3। एक हिस्सा मतलब Q/3 का मतलब एक Q/3, 3 का एक हिस्सा, बाकी 2 हिस्से लैदा 2 Q/3। एक ये पेयर बन गया इसका। अच्छा, अब हो सकता है मैं इस पूरे चार्ज को 4 टुकड़ों में कर दूं, तो एक में बना लूं Q/4, बाकी में बना लूं 3 Q/4। जितने मर्जी फ्रैक्शंस बना लो एक चार्ज की, जितनी पॉसिबल बना सकते हो। वो कहता है कि ना इन पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रखना, सिर्फ डिस्टेंस सेम रखना। सपोज करो आर हम कर लेते हैं 5 मीटर्स, तो भाई सिंपल सी चीज है, सिंपल सी। ये मैक्सिमम फोर्स कूलम्स लॉ कब शो करता है, मुझे ये बताओ। वो तब शो करेगा जब न्यूमिनेटर ज्यादा हो, क्योंकि ऊपर वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा आएगी, और न्यूमिनेटर जितना कम हो, इस पावर का पावर ले लो, आंसर लेके जितना कम आएगा उतना ज्यादा होगा आंसर, ऐसी है ना। तो अब अगर मैं इसके लिए देखूं तो ऊपर तो Q² आएगा वैसी, और नीचे आ जाएगा 4। ये स्टैंडर्ड है मेरे पास। इसको करो अब, Q और 2Q, ये मेरे पास आएगा 2Q², मतलब Q² के साथ 2। आप हो गए भाई फोर्स ज्यादा हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसमें फोर्स मैक्सिमम होगी। लेकिन इसका भी लो ना जरा हिसाब किताब। अब ये क्या होगा आपके पास, हाँ नहीं मैं गलती कर दी, गलती मैंने ये की, ये देखो Q/2 था ना, तो हमने Q/2 और Q/2 को मल्टीप्लाई करना था ऊपर, तो ये Q²/4 आ जाएगा, बाकी R² वैसे ही आ गया। ये लो K भी लिख दिया मैंने साथ। अब इसको करो जरा, K Q/3 2Q/3 और R² वैसे। ये अब ये मेरे पास 2Q²,
और बाकी 9 नीचे चल जाएगा। अब सोल्व करो तो आएगा क्यू स्क्वायर 4.5 आर स्क्वायर। ये ऊपर वाली वैल्यू तो इसमें दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, जैसे ही बड़ा हुआ आंसर कम आएगा। इसी तरह यहां पे जाते रहोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होता रहेगा, आंसर कम आता रहेगा। तो जितनी मर्जी फ्रैक्शंस बना लो, आंसर उस फोर्स का मैक्सिमम उसमें आएगा जिसमें फ्रैक्शंस परफेक्टली हाफ हुई होंगी, मतलब इसमें। तो ये एक एमसीक्यू था आपका, जिसमें शॉर्ट आपको ट्रिक बता देते हैं, एक्सप्लेन करना होता है लाजमी। फोर्स मैक्सिमम किसके लिए होगी? फोर्स मैक्सिमम सिर्फ उनके लिए होगी जो परफेक्टली हाफ है फ्रैक्शंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं क्या इसकी मैक्सिमम होगी कि इसकी मैक्सिमम होगी? दोबारा ले लो भाई, के क्यू स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, मतलब इस जैसा मैं एक और ले आऊं तो भाई वो इसकी होगी। वो फ्रैक्शंस में अगर पूछे तो वो जो परफेक्टली हाफ है उसकी होगी। तो ये चीज आपको एक यहां पे आनी चाहिए। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सारी चीजें भी क्लियर हो गया। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम मजीद कवर करेंगे। शुरू करते, मैं स्टेटमेंट लिख लूं सारी, फिर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, चार्ज Q1 -1 कूलम एंड चार्ज Q2 2 कूलम एट डिस्टेंस आर एक्सपीरियंस फोर्स F। कंडीशंस पिक्चर बनाओ माइंड में, यहां से पिक्चर हमेशा बनाते हैं। इफ यू आर जीनियस, पिक्चर लाजमी बनाओ, और अगर नहीं हो फिर भी बनाओ ताकि जीनियस बन सको। Q1 कितना है? -1 कूलम। एक चार्ज ये पड़ा है मेरे पास, और Q2 मेरे पास इधर पड़ा है, इसकी वैल्यू है 2 कूलम। मेरे पास स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पड़े हैं जो कि उसने बोला डिस्टेंस R। ये जो फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करेंगे म्यूचुअल फोर्स, वो उसने बोली एफ बोली। कोई वैल्यू होगी इसकी, इसको छोड़ो, अभी आगे क्या बोल रहा है उसको सुनो। इफ द चार्जेस आर कंबाइंड एंड सेपरेटेड अगेन एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, चलो डिस्टेंस तो सेम करो ना। अच्छा, Q1 चेंज हो जाएगा, Q2 भी चेंज हो जाएगा, आंसर क्या आएगा वो पढ़ते हैं। पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम इमेजिन करूं तो मेरे पास इसमें नेट चार्ज कितना है? -1 + 2 कूलम, इतना आ गया 1 कूलम। मतलब टोटल चार्ज इस सिस्टम के अंदर, ये जो सिस्टम है पूरा, इसके अंदर 1 कूलम चार्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इस 1 कूलम से ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। हाँ, अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, सिस्टम में सेम रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं अपनी मर्जी से बाहर से कुछ डाल दूं फिर तो हो जाएगा चेंज। तो सबसे पहले कंडीशन के सिस्टम आइसोलेटेड हो, एक्सटर्नल फोर्स कोई पंगा ना ले बीच में। अच्छा, 1 कूलम है। अब मैं इन दो चार्जेस को जोड़ता हूं। उसने कहीं पे आपको मेंशन किया है कोई चार्ज बड़ा है साइज में सफेयर, कोई कम है? कहीं उसने नेचर की बात की है? स्फीयर की नेचर की नहीं बात की। तो मतलब कंडक्टिविटी सेम है, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन आपस में सेम होगी। हर चार्ज इस 1 कूलम का आधा आधा ले लेगा। 1 कूलम था तो मतलब ये भी 1/2, ये भी 1/2। न्यू चार्ज आ गया मेरे पास 1/2 1/2, करेक्ट। और दोनों पॉजिटिव में होंगे इस बार। तो 1/2 प्लस करोगे, आंसर आपके पास फिर 1 कूलम आ जाएगा। मतलब कंजर्व है अभी भी, बस ट्रांसफर हुआ है चार्जेस का, डिस्टेंस सेम है। न्यू फोर्स निकालो। अच्छा, न्यू फोर्स निकालो, असल में ना ये ऐसे है, ये जो उसने चीज मिस की हुई है। हालांकि लाजमी नहीं ना बोले, क्योंकि उसने पहले मेंशन कर दिया स्टेटमेंट में। इन टर्म्स ऑफ इनिशियल फोर्स बोला है उसने। सबसे पहले इनिशियल फोर्स निकालो। F इज इक्वल टू के, Q1 कितना था? -1, और Q2 था +2। आज के मेरे पास वैसे आंसर क्या आता है इसका? इसका आंसर आता है -2K/R²। ये मेरे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसको याद रखना आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया ना, अब एक मैं आपकी सबसे बड़ी गलती भी यहां पे क्लियर करवाऊंगा, जो 90% करेंगे 100% कंफर्म है। F इज इक्वल टू के, वैसे ही आ गया। न्यू चार्ज क्या है? 1/2।
1/2 आर स्क्वायर मेरे पास वैसे, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास के वैसे, ये 2 दोनों नीचे जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 1/4 आर स्क्वायर, जो कि इक्वेशन में लिख देता हूं 4 आर स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे बड़ी गलती जो आप यहां पे करोगे ना, वो ये करोगे कि इसको एफ ले लो और f/4 आंसर निकाल दो। ऐसा नहीं करना भाई, जिसको एफ लेने लगे हो, एफ तो इसके इक्वल है, आप एफ को k/r करके कैसे इक्वल कर सकते हो? अब यहां पे 2 है ना, तो यहां पे किसी ना किसी तरह 2 लाना है। सिंपल सा तरीका इसका ये होता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो उस साइड में, साथ डिवाइड कर दो। कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट जाएगा ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अरेंज करो इस वाले परस्पेक्टिव पे, 2k, ठीक है, और आर स्क्वायर भी लिखो। अब क्या करो, 4 × 2 साइड पे कर दो, इसको करो एफ के इक्वल। अब निकालो न्यू वाली फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ, ये 8 हो जाएगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर है, f/8। बच्चों ने काफी काफी बच्चों ने यही ऑप्शन लगा दिया होगा, जो कि क्या था, गलत। एक्चुअल आंसर हमारे पास जो इसका है दैट इज डेल्टा। अच्छा, अब एक तो ये टाइप ऑफ, अब इसमें रेशो पूछता, अगर वो भाई रेशो बताओ, मतलब वो कहता कि न्यू फोर्स ओवर एक्चुअल फोर्स की, न्यू फोर्स और पुरानी वाली फोर्स की रेशो बताओ, तो न्यू फोर्स मेरे पास आई है f/8, वो मेरे पास है सिंपल f, एफ कटा 1/8 आंसर आ गया। और अगर वो न्यू एक्चुअल फोर्स को ऊपर रखता है, न्यू फोर्स को नीचे रखता है, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, आंसर आ जाएगा 8। इसको आप लिख सकते हो 8:1 और इसको आप 1:8। तो ये रेशो वाले टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अच्छा, अब हम कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस करते हैं इसके कूलम्स लॉ के। क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन लिखता हूं, फिर इंशाल्लाह से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि प्लेसिंग 4 चार्जेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, मैक्सिमम फोर्स इज ऑब्जर्व बिटवीन विच ऑफ द चार्जेस। Q1 उसने आपको दे दिया है 1 माइक्रोकूलम, Q2 उसने दे दिया है 2 माइक्रोकूलम्स एंड Q3 इज 3 माइक्रोकूलम्स, Q4 4 माइक्रोकूलम्स। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्क्वायर है ना, तो इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस भी सेम है, इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान भी डिस्टेंस सेम है, और इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान भी डिस्टेंस क्या है, चेंज है, सेम है, सॉरी। मतलब मैंने देखना है किस चार्ज, किस किस इन चार्जेस में, पेयर ऑफ चार्जेस में मेरे पास फोर्स मैक्सिमम होगी। अल्फा ऑप्शन में आपको दे देता है Q1 एंड Q2, बीटा ऑप्शन में आपको देता है Q2 एंड Q3,
और Q3 एंड Q4। डेल्टा ऑप्शन मेरे पास है Q1 एंड Q4। सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास रिलेशन है, डिस्टेंस सबके दरमियान सेम है, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा है उसकी 4 ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 4। चलो इससे देख, इससे बड़ा है कोई? हाँ, 4 और 3 का लें तो 12 आ जाएगा, और अगर इसका लें 6 आएगा, तो 12 ही मेरे पास सबसे बड़ा बन रहा है। तो मेरे पास Q4 और Q3 के दरमियान फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। अब अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, एक ट्राइंगल बनाता हूं, और मैंने देखना है कि उस पर नेट फोर्स, मतलब वो चार्ज असल में मूव कहां करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चार्ज लेता हूं, तीनों सेम नेचर के, मतलब तीनों लाइक चार्जेस हैं, मैं कहता हूं कि भाई ये वाला चार्ज मूव कहां करेगा। सबसे पहली चीज है कि इस चार्ज पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है असल में ये, वो आपको बताता हूं मैं। ये वाला भी लगा रहा है और ये वाला भी लगा रहा है। जो ये वाला चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्स लगती है हमेशा। तो अब ये इसको बिल्कुल रिपेल करेगा, उधर लगाएगा फोर्स, ऐसी है। तो इसको कर लो F1, इसको F1 कर लो, और ये वाला चार्ज इस पे इधर को बिल्कुल उसके रिपेल करेगा, ये इसको F2 कर लो। अब देखो, ये वाला चार्ज कह रहा है कि भाई तू इधर को मूव कर, ये वाला चार्ज कह रहा है भाई तू इधर को मूव कर। इसने क्या करना है, इसने दोनों की बात माननी है और अपनी एक चीज निकालनी है। हेड टू टेल रूल यहां पर एंट्री मारता है। दो वेक्टर्स को हमेशा ऐड हेड टू टेल रूल की वजह से किया जाता है। अब देखो, ओरिएंटेशन सेम रखनी है, F1 को उठाओ, यहां से ऐसे प्लेस कर दो, ओरिएंटेशन नहीं बदलनी। F2 को उठा के ना इसके हेड के साथ उसकी टेल मिलाओ, ओरिएंटेशन नहीं चेंज करनी। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका होता है कि पहली वाली फोर्स के टेल के साथ उसकी टेल मिलाओ और लास्ट वाले के हेड के साथ उसका हेड। ठीक है, ग्रीन वाला कुछ इस तरह बन रहा होगा। तो ये मेरे पास नेट फोर्स है और ये चार्ज अपवर्ड मूव करेगा। ये टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहां पर क्लियर हो गए। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको पता है कि डायरेक्शन। अगर वो आपसे पूछे कि भाई मैग्नीट्यूड बताओ, अब यहां पर ना एक जनरल फार्मूला लिख लो। ये जनरल फार्मूला ना एक प्रिंसिपल का कंक्लूजन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस चीज को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि असल में आप यूज कर रहे हो लेकिन आप इसका नाम नहीं याद रखते। आपको डिफरेंट जगहों से यूज होता मिलेगा और आप यूज करते हो, बेसिक एमसीक्यूज इससे होते हैं, लेकिन आप उसका नाम नहीं याद रखते कि असल में ये चीज है क्या। मैंने अभी आपके सामने ऊपर एक फिगर बनाई थी, जिसमें अगर ये मैं एक क्यू ले लेता हूं और ये मेरे पास एक क्यू है और ये मेरे पास एक क्यू है। अब इस चार्ज पे अगर मैंने फोर्स देखनी है तो इस पे एक F1 ये लग रही है और एक F2 ये लग रही है। तो इस पे जो फोर्स लग रही है ना, इस पे टोटल जो फोर्स लग रही है F नेट फोर्स, वो होगा वेक्टर सम। वेक्टर सम अलजेब्रिक सम नहीं है कि ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है तो 5 + 5 10 न्यूटन आंसर। भाई नहीं, वेक्टर सम कह रहा हूं मैं। तो वेक्टर्स में डायरेक्शन भी आती है, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है असल में। ट्राइंगल्स के दरमियान हमने सम करना होता है टोटल एंगल्स मिला के 180। अभी इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल में हर साइड मेरे पास 60 डिग्री होती है। अगर ये 60 डिग्री है ना, तो ये जो फोर्स है और ये जो लाइन बन रही है मेरे पास ऐसे, मतलब इस वाली लाइन को उठा के मैं अगर ऐसे रख दूं ना, तो ये भी मेरे पास 60 बन रहा है। तो बिल्कुल यही केस है यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अब जब मैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रही है ना, वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा ना, मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। F1 का स्क्वायर ले लो, F2 का स्क्वायर ले लो, प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप जब यूज करोगे ना, बस आपको फिर एंगल चेंज करने हैं। अब यहां पे एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री डाल दोगे, मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां पे भी F डालो, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F कर लो, सेम है ना, तो F का स्क्वायर लो, F का स्क्वायर लो, आ जाएगा 2F स्क्वायर, और ये F 2F स्क्वायर दोबारा आ जाएगा। को 60 मेरे पास होता है 1/2, ये 2 इससे कटा, 3F स्क्वायर आ गया टोटल। अब √3 भी है, F का स्क्वायर भी है, ये से कटा, √3F मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब सिंपल क्या करना है, सिर्फ एक ये F1 की निकाल लो वैल्यू, मतलब के ये वाला Q ले लो और ये वाला Q, आंसर आएगा वो यहां पे F में डालो, उसको √3 से मल्टीप्लाई करो, आपको इस चार्ज पे नेट फोर्स निकल आएगी। ये चीजें आपको यहां से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में लिखता हूं, उसे सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स मजीद बेहतर हो सके। क्वेश्चन ये है कि फोर्स मिनिमम कब होगी, व्हाट शुड बी द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस सेम है, फोर्स मिनिमम ऑब्वियसली तब होगी जब उन दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो। मुझे ये बताओ, दो चार्जेस का प्रोडक्ट मिनिमम कब हो सकता है, जब मैं चार्ज ही मिनिमम लूं, और मिनिमम चार्ज एक सब्सटेंस पे कितना हो सकता है, E, मतलब के E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो, और सिंपल 1.6 का स्क्वायर ले लो और 10⁻⁻19 का स्क्वायर ले लो, और R क्या है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सिंपल 1.6 का जब मैं स्क्वायर लूंगा, 6 6 36, 6 9, चिल होके सॉल्व करना है। इस कैलकुलेशन वाले हो ना जरा, तो उनको थोड़ा एंड पे रख दिया करो। 6 2 2.56, सिंपल लिखो, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 2.56। अब पावर को सॉल्व करने का तरीका नहीं होता कि आप 19 को मल्टीप्लाई 19 करने लग जाओ, भाई नहीं, 9 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, 38 आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये मेरे पास 1 नीचे वैसे। अब 9 को 2.56 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अच्छा, अब इसको भी तरीका इंटेलेक्चुअल सॉल्विंग का क्या है, 9 2 जरा 18 और 9 2.5, मतलब देखो 9 2 मतलब 9 में दूसरा 9 डालो 18। अब वो आगे कह रहे हैं 9 में तीसरा 9 नहीं डालो, 9 का आधा डालो मजीद, मतलब 18 में 4.5 ऐड करो, कितना हो जाएगा 22.5। तो 22.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह लेके जाऊं 2.25 की फॉर्म में लिखूं, तो मल्टीप्लाई मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूं, जो मेरे पास 19 है, इसको मैं जब 2 पे लिखता हूं, हाँ ठीक है, ये मेरे पास ये 9 भी है, तो ये मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे 10⁻9 भी लिखो, ये मेरे पास आ गया -37, और ये +9 करो तो अब कितना आंसर आता है -28। तो मेरे पास ये करीब से करीब आंसर बीटा ऑप्शन बन रहा है। इस तरह हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अब यहां पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, वो कॉम्प्लेक्स ये बस थोड़ी कैलकुलेशन का थोड़ा सा है उसमें, और कॉन्सेप्ट सेम यार सारे ये अप्लाई होने हैं, वो मैं उसकी वीडियो यहां पर ऐड कर रहा हूं, इसके आगे वो वाली वीडियो ऐड हो जाएगी। ये बेसिकली एंड्योरेंस टेस्ट का एमसीक्यू था, ठीक है, जो आपने यहां पर अब इंशाल्लाह इसको करने लगे। 3 चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, ये मेरे पास इसकी वैल्यू दे दी Q1 की। Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम्स, एंड Q3 की भी उसने हमें वैल्यू दे दी। इनके चार्जेस ये जो साइन है वो भी देखते हैं अभी हम, ठीक है। अच्छा, आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब होते हैं कोने, कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये हमें एंगल निकालने में काम देगा। ऑफ साइड 1 मीटर, मतलब ये जो एक साइड है ना, अगर ये मैं जरा सही तरह करके बना दूं,
ये मेरे पास जो एक साइड है ये 1 मीटर की है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। अच्छा, अब ये मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये उसने डायग्राम बनाई है, ये Q2 है, ये मेरे पास Q3 है, ये मेरे पास Q1 को थोड़ा सा मैं साइड पे करके लिखता हूँ, ये मेरे पास Q1 है। लो भाई वेक्टर्स बना रहा हूँ मैं। देखो Q3 पे Q3 पे चार्ज क्या है 3, और पॉजिटिव में है ना, तो इसको अभी ऐसे सिर्फ पॉजिटिव की फॉर्म में याद रखो। Q2 नेगेटिव में है, ये याद रखना। अच्छा, इस चार्ज पर आपने फोर्स निकालनी है ना, नेट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कीवर्ड है यहाँ पे। अब नेट, अब इस चार्ज पे दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, Q3 और Q2 दोनों लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो जो Q3 है ये पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इसको रिपेल बिल्कुल लाइन ऑफ जो उनको लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर फोर्स लगाएगा। इसको मैं कर लेता हूं F1, राजी हो, F1 कर लेता हूं। Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव में है, और बिल्कुल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, यहां पे ये मेरे पास आ गई F2। ये नेट फोर्स नहीं है दोनों, ये इंडिविजुअल फोर्सेस हैं। अब आपने क्या करना है, इस F2 को पकड़ के ना बिल्कुल वैसी उसी ओरिएंटेशन में यहां पे इसके हेड के साथ जोड़ो, हेड टू टेल रूल लगाना है हमने। ये आ गया। अच्छा, अब देखना, अब नेट इलेक्ट्रिक निकालने के लिए ना, नेट निकालने के लिए होता है पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जोड़ दो। ये जो ब्लैक है ना ये नेट था, और ये मैंने इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब यहां से मैं आपके ना डायग्राम वाले क्वेश्चंस पक्के कर रहा हूं, इन केस सिंपल सिंपल डायग्राम है, सिंपल क्वेश्चंस डायग्राम वाले भी आपकी ग्रिप आ जाएगी, लॉजिकली समझो इस चीज को मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया, ठीक हो गया। अब ना एक आपने शॉर्टकट पढ़ा होगा, हर लेक्चर में पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर्स अगर आपने लिए हैं तो उनमें भी आपने पढ़ा होगा। किसी चार्ज पर आपने नेट फोर्स निकालनी है ना, तो वो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। यहां पे जो थीटा है ना ये बिटवीन है F1 एंड F2, F1 एंड F2 के दरमियान अब हमने थीटा निकाला था। ये F1 है और ये F2 है। ये बिल्कुल इसी तरह, ये अगर ये मैं इस तरह आपको खींचूं, चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा ये समझाता हूँ। ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसके दरमियान हमने एंगल निकालना है। अगर मैं बीच में बिल्कुल एक लाइन खींचूं दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये मेरे पास 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 60 है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 120। ठीक है, 120 डिग्री होगा। और जब मैं यहाँ पे 120 डिग्री लगाऊंगा तो कोस 120 जो होता है ना, ये याद रख लो, -1/2 होता है। अच्छा, अब मेरे पास F1 नहीं है, F2 नहीं है, F1 निकालता हूं मैं। F1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ये, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना है। अब मेरे पास जो है Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम्स 10⁻⁻6, और Q3 मेरे पास कितना है 3 माइक्रोकूलम्स। ठीक हो गया। और R कितना है मेरे पास 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा नीचे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, F1। अब इसको क्या करो, 9 3 आर 27, वैसे ही आ गया। 10⁻⁹ पॉजिटिव 3, और पॉजिटिव 3 -6 कितना हो गया, मेरे पास आ गया -3 न्यूटन। इसको लिख लो 2.7, पॉजिटिव 1 में जाएगा तो 10⁻⁻2 न्यूटन। ये F1 आ गया। इसी तरह अब F2 निकाल लो भाई, इस फॉर्मूला में डालना है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डाल दोगे आंसर आ जाएगा। F2 मेरे पास क्या है, अब F2 मेरे पास है जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, सिंपल 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Q1 मेरे पास जो है, Q2 लिखो पहले -2 10⁻⁻6, और वो मेरे पास 10⁻⁻6 ऐसे आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरे पास 9 2 कितना होता है 18, और ये मेरे पास बाकी दोबारा क्या आ गया 10⁻⁻3, और ये मेरे पास 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 न्यूटन। ये मेरे पास आ गया F2। डालो इन दोनों को यहाँ पे। F1 मेरे पास कितना है 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 है, उसका स्क्वायर कितना, अच्छा इसका स्क्वायर वैसे करो, अब थोड़ा सा सिंपल लेके चलना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, और F2 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर,
प्लस 2 F1 F2 को मैं दोबारा बाद में खोल के लिखता हूँ, जगह नहीं है अभी, कोस थीटा। अच्छा देखो, मुझे सिर्फ ये बताओ 2.7 का स्क्वायर इस तरह करता हूँ मैं, और इसको मैं कर लेता हूँ 10⁻⁻⁴। इसी तरह 1.8 का स्क्वायर वैसे कर लेता हूँ, और ये 10⁻⁻⁴, और ये 2 F1 F2 कोस थीटा। ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन ना मैं आपके सामने आपके लिए कर रहा हूँ। ये आप मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर कॉन्सेप्ट पक्का है आपका, और आपको पता है वो क्या पूछ रहा है, वो क्या टारगेट कर रहा है। ये अब आपको पता नहीं लगा, मुझे बताएं, पता लग गया ना? यही इस तरह क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब 2.7, अब ये देखें 10⁻⁴, 10⁻⁴, और ये बीच में पॉजिटिव है, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है? इसका सिंपल सा तरीका ये है कि 2.7 स्क्वायर, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप और कर दूं, प्लस 2 F1 कितना है? 2.7, साथ 10⁻² भी है, और 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻², और बाकी जो हमारे पास कोस 1/2 आया नेगेटिव में, आंसर ही नेगेटिव 1/2 आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा देखो, इन 10⁻² को जब मैं इसके साथ करूंगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा। मतलब मैं इस तरह अगर लिखूं, 10⁻⁴ आ जाएगा ना, जो मल्टीप्लाई हो रही हो दो पावर्स वाले, तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, ऐसे ही है, 10⁻⁴ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 2 पॉइंट, अब ये जो पॉजिटिव में हो, और ये आपने देखा ना 2x प्लस 3x, हम x दोनों सेम है तो x को एक बार लिखो, 2 + 3 5 कर दो। इसी तरह यहां पे करना है आपने, 10⁻⁴ सेम है, 10⁻⁴ एक जगह लिखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये चीज थी। अब मुझे बताओ, क्या मैं इन दो, अच्छा ये साथ में आ गया -1/2 ये वाला, ठीक है, और ये अंडर रूट ऊपर है, ये आपको अंडरस्टूड है। 10⁻⁴ कॉमन ले सकता हूं मैं इन दोनों में, ले सकता हूं। जब मैं कॉमन लूंगा तो मैं इस 10⁻⁴ को इस तरह लिख सकता हूं, तो ये कट के अंडर रूट से बाहर नहीं आ जाएगा। अब ये आपने इस तरह सोल्व करना था। अच्छा, 2.7 का जब आप इसको जब स्क्वायर के साथ इसको सोल्व करोगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि आएगा 7.29 आएगा, और 1.8 को इस तरह करोगे ना, क्योंकि इसको आपने कंपेयर करना है, अगर आप 3 का स्क्वायर लेते तो 9 आना था, तो 2.7 है तो 9 से कम होगा, ठीक है, और साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.7 को 2.7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब 1.8 को अगर मैं 1.8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3.3 या फिर 3.2 समथिंग आएगा, 3.2 समथिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे सोल्व हो गया, और अब ये सोल्व करो। अब मतलब सबसे पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2.7 से, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से। जब आपकी मैनुअली सोल्व करोगे 9.72 आंसर आ गया, और ये -1/2। अभी 9.72 है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे और नेगेटिव ये बीच में आ जाएगा, ये कितना आया 4.86, और ये इसको इसको करो अब प्लस, इसको जब आप प्लस करोगे 7.29 को आपने प्लस करना है किसके साथ? 3.2 के साथ, तो ये 10.49 आ गया, अंडर रूट में है। इसको प्लस करना है आपने 4.86 के साथ, 15.35 है। अच्छा, 15.35 है, 16 का अगर 16 होता, देखो ना ये आंसर क्या आया है, ये आया 15.35, अगर 16 होता तो आंसर 4 होता, लेकिन अब 15 है, तो इसका आंसर समझ लो जो करीब करीब आता है, करीब करीब मेरे पास आता है 4 से कम आएगा, ऐसे ही है, तो ये कोई 3 के राउंड अबाउट आएगा। अच्छा, अब आपको ये पता लग गया, अप्रोक्सीमेशन लगानी है आपने, मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करूँ, आपने भी अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है। -2 साथ है, और 3 के करीब करीब वैल्यू ढूंढ लो, कौन सी करीब है? 2.4 करीब नहीं है, चार्ली ओशन आपके पास करेक्ट आ गया। ये आपको जब भी प्रैक्टिस होगी ना, कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे, ये चीजें स्पीड में होंगी। अब एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कवर करवाना चाहता हूं वो ये वाला है कि आपने ये सुना होगा कि दो चार्जेस पकड़ो, सपोज करो +3 कूलम और +10 कूलम कर लो, इन दोनों में, अच्छा इसको ऐसा करो, इसको माइनस में कर लो, थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर कर लो,
इन दोनों में स्पेसिफिक डिस्टेंस में है और इनमें कोई फोर्स लग रही होगी। अब ऐसा करो, दोनों में 5 कूलम ऐड कर दो। आपने क्या करना है, अच्छा अभी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, मतलब आप इंटरफेरेंस कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ये भी यहां से ध्यान रखना। आप 5 कूलम ऐड करो, तो अब इसमें 5 कूलम ऐड करो। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास फोर्स एफ थी, अब हम न्यू फोर्स निकालने लगे जो कि एफ डैश होगी। 5 कूलम ऐड करो, 5 माइनस 3 2 कूलम बन जाएगा ये वाला चार्ज, और इसमें जब ऐड करोगे प्लस 5 कूलम तो ये 15 कूलम बन जाएगा। अब इनके दरमियान सेम डिस्टेंस रखो। अब प्रोडक्ट चेंज आएगा, प्रोडक्ट का चार्ज का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंगली फोर्स चेंज हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था कि हमारे पास ये भी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। बाकी पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको हर चीज लॉजिकली समझाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नॉलेज को उसकी रीजनिंग लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।